हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड जितने बच्चे तैयारी करने वाले हैं, ठीक है, और मात्र 2 ही 3 महीने तो बच गया यार। बिल्कुल कम समय, बिल्कुल कम समय है, ठीक है। तो कम समय में सामाजिक विज्ञान में 70 नंबर कैसे लाओगे, तो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आज की वीडियो में बताने वाले, वो अध्याय 1 से लेके 22 तक। यूट्यूब पे जितने चैनल हैं, सबको चैनल को सर्च कर कर देख लो, और जितने भी उन्होंने सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया होगा, सबका वीडियो देख लेना। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन अगर उससे बार बता देंगे तो कहिएगा यही क्वेश्चन बार बार वो रिपीटेशन करते हैं। तो मैं कहा कि क्यों ना एक साथ ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं। वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छा सा लाइक कर देते हो तो मैं इस वीडियो का सोल्यूशन भी आप लोगों को सारे क्वेश्चन से कई वीडियो में बता दूंगा। 1 घंटे 1.5 घंटे यही तो लगेंगे, लेकिन आप लोगों का नंबर 70 में 70 बिल्कुल पक्का करा दूंगा। और देखो, साइंस का भी मैंने बताया है 50 क्वेश्चन, उसका जल्द वीडियो आने वाले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जल्द वीडियो उसकी आने वाली है। कम से कम 3 घंटे की वीडियो बनने वाली है, और इसी तरह इसका भी बनेगा। तो पहले नोट कर लो, इन क्वेश्चनों को नोट कर लो, जहां से खोजना है खोज लो, अन्यथा मैं तो सोल्यूशन इसका दूंगा ही, लेकिन पहले नोट्स बना लो इसका। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न देखो, जर्मनी का एकीकरण। ज्यादा मैं आप लोगों को समय नष्ट नहीं करूंगा, बहुत कम समय में इस सारे टॉपिक आपको बता देता हूं। जर्मनी का एकीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि जर्मनी का एकीकरण संक्षेप में बताइए, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण और प्रभाव। जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो उस समय क्या, उसके क्या कारण थे क्रांति होने के, और उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये बताना है आप लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो 2 प्रश्न आपको क्लियर हुआ ना। तीसरा की अगर हम बात करें, तीसरा है इटली का एकीकरण। जैसे जर्मनी का एकीकरण, इसी तरह इटली का भी एकीकरण। ये आपको आना ही चाहिए किसी कीमत पे, ठीक है। इटली का एकीकरण। इसके बाद अगर हम बात करें चौथा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों ये है, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। आप देखो, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, ठीक है, और सत्याग्रह आंदोलन पे पूरा एक निबंध आपको लिखना है, पूरा विवरण में। तो विवरण का मतलब कि सीधे 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। 6 मतलब लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो गया ये वाला, ठीक है। इसी तरह देखो, पांचवा, इसमें लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय दोनों सम्मिलित है, ये नहीं कि सिर्फ दीर्घ उत्तरीय बता रहा हूं, सिर्फ लघु उत्तरीय दोनों, ठीक है। देखो अगला है 5वां पॉइंट, कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन का कारण तथा अर्थ बताइए। देखो, महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन भी चलाए थे, असहयोग आंदोलन भी चलाए थे। तो असहयोग आंदोलन में बताना है कि क्या कारण था कि जो चलाना पड़ा, उसका अर्थ क्या था चलाने का, ठीक है। ये बताना है आप लोगों को, ये भी 6 नंबर के लिए ही क्वेश्चन है। तो क्लियर हो गया 5 क्वेश्चन। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महामंदी के कारणों को लिखिए। ये तो इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में उठा के देख सकते हो, महामंदी से क्वेश्चन क्वेश्चन आए, ठीक है। महामंदी के कारणों को लिखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। बस आपको नोट करना, घबराना बिल्कुल नहीं है। आप मेरे चैनल पर बस कंटिन्यू बने रहिए। इसके बाद देखिए किस प्रकार तैयारी कराता हूं मैं। एक वीडियो लूंगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, फिर इसके बाद पढ़ने की जरूरत ही नहीं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान, बस उसी को याद कीजिए। पीडीएफ दे दूंगा, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना, और क्या सुविधा लोगे। इसके बाद देखो 7वां, और 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 7वां, नोट कर लो इसको। 8वां की अगर हम बात करें तो ब्रेटन वुड्स संस्थान। देखो, ब्रेटन वुड्स संस्थान वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। हर साल इससे एग्जाम में ये वाला प्रश्न आता है, ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता क्या है। इसके बाद 9 प्रश्न देखो, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। अब बताओ, मृदा अपरदन, भूक्षरण कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्जाम में तो भर भर के क्वेश्चन इससे आते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम, अगर मृदा अपरदन ज्यादा हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसके रोकथाम के उपाय क्या है, ये सब बताना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं 10वां, जैव तथा अजैव संसाधन पूछ लेता है। जैव तथा अजैव संसाधन में अंतर भी पूछ लेता है, डिफरेंस, और डिफरेंस पूछकर 4 नंबर का क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। जैव तथा अजैव संसाधन 4 नंबर का ही पूछा जाता है। अधिकतर अंतर पूछता है कि जैव तथा अजैव संसाधन बताइए, तो मतलब जैव संसाधन भी बताना पड़ता है, अजैव संसाधन भी बताना पड़ता है, तो अंतर ही पूछा जाता है। 11वां है, जैव विविधता क्या है, उसका महत्व बताइए। जैव विविधता का हमें महत्व बताना मेरे प्यारे बच्चों, की जैव विविधता का महत्व क्या है। तो ये 11 टॉपिक अब तक हमने बता दिया। नोट करते रहना आप लोग, एक छोटी सी कॉपी बना लो, उसमें नोट्स करते रहना। इसके बाद तो पीडीएफ दे दूंगा उसका, ठीक है। वो पीडीएफ आप प्रिंट आउट निकाल लेना किसी दुकान पे जाकर, अब बस उसी को पढ़ लेना। इसी तरह लिखा हुआ पूरा सोल्यूशन मिलेगा आप लोगों को अच्छे से। 12वां है, मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। वही मैं बताया हूं, भूक्षरण या मृदा अपरदन, ठीक है।
तो मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। ये प्रश्न 4 नंबर के लिए मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में आता है। मॉडल पेपर 2024 का जाके देख लो, उसमें भी ये प्रश्न इंक्लूड किया गया है। इसके बाद 13वां प्रश्न है कि 3 राज्यों के नाम आपको बताना है जहां काली मृदा पाई जाती है और कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक है, देखो 3 राज्यों का नाम बताना है जहां पे काली मृदा पाई जाती है और काली मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है उसका नाम लिखना है आप लोगों को। चलिए 13वां प्रश्न हो गया। 14वां प्रश्न देखो, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ तथा हानि। पहली बात कि देखो ये प्रश्न आता है 6 नंबर के लिए, क्योंकि सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना हेडिंग डालोगे, बहुउद्देशीय परियोजना क्या उसके बारे में लिखोगे, फिर अगली हेडिंग रहेगी बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ, फिर नेक्स्ट हेडिंग रहेगी बहुउद्देशीय परियोजना के हानि। तो टोटल 6 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का यह प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। 15वां जो है वो है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता लिखिए। ये भी 6 नंबर का 3 विशेषता जब लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, विशेषता पूछा है ना, तो 4 नंबर के लिए प्रश्न है। विशेषता में ज्यादा कुछ बड़ा नहीं लिखा जाता है, एक एक दो दो लाइन लिखा जाता है विशेषता में। ठीक है, 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। 16वां है चावल। चावल मतलब जानते हो ना, धान। धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है कि चावल की खेती के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कौन सा मौसम चाहिए, किस प्रकार उगाया जाता है, किस महीने में काटा जाता है। ठीक है, कौन सी फसल यह है, खरीफ की है कि रबी की फसल है, सब कुछ डिटेल में बताना है। तो 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। 17वां की अगर हम बात करें तो कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 17वां प्रश्न। ठीक है, नोट करते रहना आप लोग अच्छे से। अब वीडियो को लाइक कर देना जरूर से, तभी मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताऊंगा। ये नहीं कि आप तुम लापरवाह हो, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, आप लोग लाइक नहीं करते हो। 18 प्रश्न देखो, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संस्थान। अंतर पूछता है कि परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न अंतर पूछा है ना, तो 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न नोट किया आपने। 19वां प्रश्न देखो, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन। अब ये डायरेक्ट पूछ लेता है, ये तो अंतर में 4 नंबर आए तो डायरेक्ट से पूछता है, ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कीजिए। और ये प्रश्न भी 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद देखो 20वां, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। सड़क परिवहन के कितने गुण बताने हैं? 3 गुण आपको बताने हैं। इसके बाद 20 प्रश्न के बाद अपर 21, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्थाओं क्यों कहे जाते हैं? कह रहा है कि परिवहन तथा संचार दो साधन होता है, वो किसी भी जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं किसी भी देश के? क्योंकि हर एक देश में परिवहन बहुत जरूरी है और संचार बहुत जरूरी है, उसी से देश विकसित हुआ है। ठीक है, तो क्यों जरूरी है भाई, इसको बताना है। 22वां है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? मैं ज्यादा समय आपको ले नहीं रहा हूं, बहुत जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं, आप बस नोट्स करते रहो। इसका सोल्यूशन देने की गारंटी मेरी, मैं खुद आप लोगों को दूंगा। बस आपकी गारंटी यह है कि आप बस लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस इतना ही तो काम करना है। बाकी आप पूरी जिम्मेदारी हमारे पे छोड़ दो आप। इसके बाद 23वां देखो, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखना है। ये 23 प्रश्न है, अब वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मतलब जितना बता रहा हूं ना, इससे बाहर आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जब इसका सोल्यूशन मिल जाएगा तो। ठीक है, सोल्यूशन नहीं दूंगा भाई तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन सोल्यूशन दूंगा मैं आपको। इतना पढ़ा रहा हूँ काय खातिर, 70 में 70 लाने के लिए ना, इस बार तो सोल्यूशन मैं खुद दूंगा आप लोगों को। बस आप लोगों नोट्स करते रहो अच्छे तरीके से, अब मन लगा के पढ़ो, समय नहीं है बिल्कुल भी। 24 क्वेश्चन देखो, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखिए। 1992 के जो संविधान संशोधन हुआ था उससे पहले और उसके बाद स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखना है। ठीक है, 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। 25 प्रश्न देखिए क्या है। 25 प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? जो भारत के विधायिकाएं चुनी जाती है उसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? ठीक है, ये 25 क्वेश्चन है। इसके बाद 26 है कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती है। अभी भी भारत में बहुत अलग प्रकार की जाति में भेदभाव किया जाता है कि आप इस कास्ट के हो तो वो इस कास्ट के हैं, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ठीक है, भारत में तो वही पूछ रहा है कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं, उसके बाद बारे में वर्णन करना है। इस बार 27 है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है, ये बताना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 27 प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लेना इसको। 28 है, विकास मापने का यूएनडीपी, यह विकास जो सूचकांक होता है, यह मापदंड है जिसका नाम है यूएनडीपी।
मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। ठीक है, यह जो विकास में अपने का यूएनडीपी मापदंड है वो किन पहलुओं में बताना है कि विश्व बैंक जो बैंक है विश्व बैंक उसके मापदंड से कैसे अलग है। ठीक है, ये 28 प्रश्न है। इसके बाद 29 मेरे प्यारे बच्चों कि लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए कि लोकतंत्र के सम्मुख कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। 29वां प्रश्न है। 30वां प्रश्न है संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं कि अगर संगठित कार्य है तो उससे आप क्या समझते हैं। इसके बाद 31 प्रश्न मेरे देखिए आगे 31 प्रश्न है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और हर साल एग्जाम में आता है और मॉडल पेपर में भी ये लॉन्च किया गया है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। 31 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 32 है ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। ठीक है, ऐसे कारक आपको बताने हैं, बहुत सारे कारक ऐसे हैं कि जो उपभोक्ता के शोषण का कारण है। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरा 32 पूरे किताब का 32 ही क्वेश्चन मिला हमको जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर साल यही एग्जाम में आपके आते हैं, यही आपको तैयार करना है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसका सोल्यूशन मैं बहुत जल्द देने वाला हूँ, पहले विज्ञान का दे दूं कुछ दिन में, इसके बाद तुरंत इसका दे दूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को डाउनलोड कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगा के पढ़ो और अच्छा परसेंटेज इस बार लाना है।